Good evening, everyone. Good evening, sir. Hello, Manikant, Munmun, Alia, Bikash, Akash, Nisha, Priya, Indradev, Siddha. हम्म, आज के सेशन में हम लोग गोदान के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके बाद मेला अंचल की स्टोरी देखेंगे और उसके क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गोदान के बारे में तो हम लोग स्टोरी और कंटेंट तो देख ही चुके थे और उसकी मैंने पीडीएफ भी ग्रुप पर शेयर कर दिया था। और गोदान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो अभी ये पिछले सेशन में जो दिए गए थे इसमें से कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको दिक्कत आए कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है कुछ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रेंज में ही है और आपके नोट सेंट्रिक ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो गोदान में जैसे जो क्वेश्चन नंबर 16 2024 का जो ये क्वेश्चन है कि गोदान की कथा विधान की समीक्षा कीजिए। तो कथा विधान की समीक्षा करने का मतलब है कि इसके किस तरीके से कथा को प्रस्तुत किया गया है। कथा विधान मतलब कि कथा को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उसी के ऊपर चर्चा करना है, ठीक है। तो कथा विधान मतलब कि कथा को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, कथा को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, इसी को बोलते हैं कथा विधान। तो गोदान की कथा विधान में हम जानते हैं कि कथा को प्रस्तुत करने की क्या गोदान में क्या है। एक तो शहरी कथा को रखा गया है जो कि समानांतर रूप से है, लेकिन शहरी कथा का जो भाग है वो कम है। ज़्यादातर जो कथा है, जो कथ्य विधान है, उसमें ग्रामीण कथा प्रभावी रूप से नजर आती है। तो ग्रामीण कथा प्राथमिक रूप से है, जबकि शहरी कथा जो है वो अल्प स्तर पर देखने को मिलती है, लेकिन नजर आती है शहरी कथा, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है गोदान के कथ्य विधान कथा विधान वाले में। फिर कथा विधान वाले में एक तो शहरी कथा और ग्रामीण कथा का जिक्र करना है। इसके साथ ही इसमें कुछ और बातें कथा विधान में आप बता सकते हो कि जैसे किन किन कथा के माध्यम से या कथानक के माध्यम से किस तरीके से किन किन बातों को उजागर किया गया है। तो कृषक जीवन या किसान केंद्रित कृषक जीवन पर आधारित कथा विवरण है, ये सब मेन बॉडी में ऐसा कुछ बताना है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर कंटेंट दे दिया है और आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया है कि ये 2024 का क्वेश्चन है कि गोदान की कथा विधान की समीक्षा कीजिए। तो कथा विधान वाले में आपको संरचना बतानी है कि तो इस तरीके का कुछ इंट्रो देना है कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान अपने कथा विधान या संरचना के दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का कालजयी कृति है और ग्रामीण जीवन की मुख्य कथा है, शहरी जीवन की उपकथा है और इसमें कृषक जीवन को व्यापक स्तर पे दिखाया गया है। ऐसी कुछ, वैसे तो इसमें हेडिंग वाइज लिखा हुआ है एक्चुअली, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में ही कंटेंट को लिखना है, ठीक है। छोटे छोटे पैरा में ही कंटेंट को लिखना है, ठीक है।
तो गोदान के कथा विधान में यही कुछ बातें बतानी है कि किन-किन बातों पर ज़्यादा बातचीत की गई है और शहरी कथा, ग्रामीण कथा के बारे में दिखाना है कि इनके बारे में कैरेक्टर्स के बारे में बातचीत कर लेना है कि शहरी जीवन में इन कुछ चरित्रों के ऊपर बातचीत की गई ऐसा कुछ। और तो कथा विधान वाला ये जो क्वेश्चन है ये आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 कि मुंशी प्रेमचंद कृत गोदान जो है, ये भारतीय कृषक जीवन के वास्तविक धरातल का सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है, उदाहरण के साथ। तो इसमें चूँकि गोदान की जब मैं कथा बता रहा था और कंटेंट पर बहुत अच्छे से जब बातचीत कर रहा था, तो उस टाइम पर मैंने इस बात को बताया था कि ये पूरी गोदान उपन्यास यहाँ तक कि स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष को स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष को अगर प्रस्तुत ना किए जाने के पीछे का एक कारण है कि मुंशी प्रेमचंद गोदान में कृषक जीवन को बहुत अच्छे से दिखाना चाहते थे। कृषक जीवन की बहुत सारी समस्याओं को काटना चाहते थे, किसानों की ऋणग्रस्तता को दिखाना चाहते थे। तो वो सारी बातें इसमें आएँगी कि इस वाले क्वेश्चन में, जो कि बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा कुछ बात नहीं है जिसको अलग से कुछ इसमें सोचने समझने वाला है। गोदान की भाषा और उसके शिल्प की विशेषताएँ, तो गोदान की भाषा को लेकर के इसमें इंट्रो में ही आपको बताना होगा कि प्रेमचंद जो है वो हिंदुस्तानी भाषा के समर्थक हैं और जो आम जनमानस की भाषा है, उसको लेकर के चलने वाली भाषा के समर्थक हैं, जबकि वो तत्समी प्रधान जो शैली है, उसको नकारते हुए हिंदुस्तानी भाषा जो कि आम जनमानस की भाषा है, उसको स्वीकार करते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद भाषा के स्तर पर कुछ उद्धरण वगैरह देकर के शिल्प के स्तर पर फिर बातचीत करनी है। शिल्प के स्तर पर जिसमें बातचीत करते हुए गोदान के शिल्प के बारे में कि तो अगर बातचीत करनी हो तो आपको इसमें बताना होगा कि गोदान कथानक के स्तर पर किस तरीके से है। कथानक के स्तर पर बताना है कि शहरी और ग्रामीण जीवन की कथाएँ चलती हैं, लेकिन उपन्यास में कहीं-कहीं ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण और शहरी जीवन की कथाओं को आपस में संबद्ध करने में कुछ बिखराव दिखता है, लेकिन ज़्यादातर घटनाक्रमों में कथानक में कसाव ही नज़र आता है, तो इस तरीके की कुछ बातें करनी है। शिल्प के स्तर पर वही सारी बातें गोदान की करनी है, कथानक की, फिर उसके बाद भाषा शैली के बारे में बातचीत कर सकते हो, चरित्र योजना के बारे में गोदान में बातचीत कर सकते हो, ठीक है? और चरित्र योजना के अलावा संवाद योजना के बारे में, संवाद किस तरीके से है, उसके बारे में, वातावरण के स्तर पर बातचीत हो सकती है। तो ये कुछ विशेष बातों का बस ध्यान रखना है और इसी को इस वाले क्वेश्चन में दिखाना है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि गोदान की भाषा और उसके शिल्प की विशेषताएँ बताइए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 कि गोदान के पात्र जो हैं वो व्यष्टिपरक ना होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, सिद्ध कीजिए। गोदान के पात्र व्यष्टिपरक का क्या मतलब होता है? व्यष्टिपरक का मतलब होता है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। मतलब गोदान के पात्र इंडिविजुअल मतलब ऐसा नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है। इंडिविजुअल अपने बारे में कुछ कहानी कह रहे हो ऐसा नहीं है। जैसे ये गोदान के पात्र व्यष्टिकरक ना होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, ठीक है? इसको एक बार देख लेते हैं कि गोदान के पात्र व्यष्टिपरक ना होकर व्यष्टिपरक ना होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। व्यष्टिपरक ना होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, ठीक है? तो व्यष्टिपरक ना होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, तो इस व्यष्टिपरक का मतलब मैंने बताया इंडिविजुअलिस्टिक मतलब इंडिविजुअल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है।
कि मतलब ये होरी की कथा है, या इंडिविजुअल लेवल पर ऐसा नहीं है कि धनिया की है, या इंडिविजुअल स्तर पर ऐसा नहीं है कि राय साहब के बारे में पूरी कथा हो, या इंडिविजुअल स्तर पर ऐसा नहीं है कि मतलब मिस्टर खन्ना की कथा है। इस तरीके का कुछ बातचीत नहीं है गोदान में। गोदान के पात्र इंडिविजुअल ना होकर के, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ना रख करके वर्ग का प्रतिनिधि करते हैं। जैसे होरी जो है, ऐसा नहीं है होरी की कथा गोदान में है, होरी की कथा नहीं है, होरी के माध्यम से पूरे किसान समाज के बारे में बातचीत हो रही है। या धनिया के बारे में इस तरीके की, धनिया जो है केवल धनिया तक ही इंडिविजुअल नहीं है, धनिया के माध्यम से स्त्री चेतना को दिखाया गया है, स्त्री चेतना को दिखाया गया, नारी संघर्ष को उकेरा गया है, कृषक की, किसान की स्त्री किस तरीके से संघर्ष करती है उसको दिखाया गया है, गरीबी से किस तरीके से परिवार लाचार रहता है उसको दिखाया गया है, गरीबी की यंत्रणा को दिखाया गया है, गरीबी की यंत्रणा को दिखाया गया है। ठीक है, स्त्री चेतना, नारी संघर्ष, इसको दिखाया गया है। राय साहब के माध्यम से क्या दिखाया गया है? राय साहब गोदान के पात्र बेस्टी परख ना होकर, मतलब ऐसा नहीं है कि गोदान के माध्यम से केवल राय साहब की कथा चल रही हो, राय साहब की कथा नहीं है। गोदान के माध्यम से पूंजीपति वर्ग के एक व्यक्ति मतलब या पूंजीपति नहीं, सामंतवाद, एक सामंतवादी व्यवस्था के प्रतिनिधि के रूप में, सामंतवादी व्यवस्था के प्रतिनिधि के रूप में इनको दिखाया गया है। तो गोदान के जो पात्र हैं, जैसे मिस्टर खन्ना, ये मिस्टर गोदान जो है वो मिस्टर खन्ना की कथा नहीं है। गोदान के माध्यम से गोदान में मिस्टर खन्ना के चरित्र के माध्यम से पूंजीपतियों के वर्ग का प्रतिनिधित्व किया गया, पूंजीपतियों के वर्ग का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो ये गोदान के पात्र बेस्टी का परख ना होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें यही सब कुछ कंटेंट देना है कि ठीक है, कि गोदान के पात्र बेस्टी परख ना होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, सिद्ध कीजिए। तो इसमें यही बात करनी है। ठीक है, कि गोदान के पात्र, इस बात से एग्री करना है। फिर एक एक कि ये कथा जो है, गोदान उपन्यास, ये होरी मात्र की कथा नहीं है। होरी के माध्यम से संपूर्ण किसान समाज या भारतीय किसान की क्या स्थिति है उसको दिखाया गया। फिर धनिया, फिर राय साहब, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को आगे लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की गोदान की धनिया स्त्री चरित्र का उदात्त रूप है। ये आसान सा क्वेश्चन है कि धनिया के चरित्र के ऊपर, कि किस तरीके से वो संघर्ष करती, पंचायत से संघर्ष करती है, पति को किस तरीके से संभाली हुई है, बच्चों को लेकर के क्या जिम्मेदारी है, खेतों पर जाने से संबंधित कुछ विवरण हो तो उसको लिखना है, बेटी की शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत। तो स्त्री, धनिया की स्त्री चरित्र का उदात्त रूप है, इसको दिखाना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की गोदान न केवल ग्रामीण जीवन का बल्कि समुचे भारतीय जीवन की समस्याओं तथा यत किंचित भावनाओं का आख्यान है। गोदान न केवल ग्रामीण जीवन का बल्कि समुचे भारतीय जीवन की समस्याओं तथा यत किंचित मतलब अल्प होता है, मतलब यत किंचित का मतलब होता है कि थोड़ी मात्रा में, अल्प या थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में, थोड़ी या कम मात्रा में संभावनाओं का आख्यान है। गोदान न केवल ग्रामीण जीवन का बल्कि समुचे भारतीय जीवन की समस्याओं को दिखाता है तथा कम मात्रा में या थोड़ी मात्रा में या अल्प मात्रा में संभावनाओं का यह आख्यान है। कुछ संभाव, इस कथन का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कीजिए। वस्तुनिष्ठ विश्लेषण का मतलब होता है सब्जेक्टिव एनालिसिस करने का, नहीं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने का है। वस्तुनिष्ठ मतलब कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना है। वस्तुनिष्ठ विश्लेषण का मतलब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। दो तरीके के शब्द आते हैं, एक होता है, एक आपने वर्ड सुना होगा सब्जेक्टिव एनालिसिस, एक आता है सब्जेक्टिव एनालिसिस और एक आता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस।
तो जब सब्जेक्टिव एनालिसिस मतलब कि आपको अपनी राय रखना है, जिसमें अपनी राय जिसमें आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर प्रस्तुत करते हो। अपनी राय पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर प्रस्तुत करते हो, तो वो सब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि निष्पक्ष रूप से जब अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, निष्पक्ष रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करना, निष्पक्ष रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करना, निष्पक्ष रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करना, ये हो गया ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। एक होता है सब्जेक्टिव एनालिसिस और एक होता है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। तो गोदान न केवल ग्रामीण जीवन की बल्कि समूचे भारतीय जीवन की समस्याओं को दिखाया गया इसमें, तथा यत किंचित का मतलब अल्प मात्रा में या थोड़ी मात्रा में या कम मात्रा में संभावनाओं का आख्यान है। तो इस स्थापना का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कीजिए। मतलब वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना है कि बिना किसी मतलब जो तथ्य विवरण है, जो तथ्यात्मक विवरण है, जो उद्धरण है, उनके माध्यम से एनालिसिस करना है। और इसमें कि क्या एनालिसिस करना है कि समूचे भारतीय जीवन की समस्याओं को दिखाया है और कुछ संभावनाओं को भी दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका मैंने मॉडल आंसर यहाँ पे दे दिया है कि गोदान न केवल ग्रामीण जीवन का बल्कि समूचे भारतीय जीवन की समस्याओं तथा यत किंचित मतलब अल्प संभावनाओं का भी आख्यान है। इस कथन का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग, इसका मतलब कि जो गोदान में है उन्हीं तथ्यों को आधार बना करके उन्हीं बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अपने विचारों को रखना है। तो गोदान केवल ग्रामीण जीवन का नहीं बल्कि समूचे भारतीय जीवन की समस्याओं और यत्किंचित अल्प संभावनाओं का आख्यान है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में तत्कालीन भारतीय समाज का एक व्यापक और संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया, और ऐसे करके कि मतलब आर्थिक शोषण को दिखाया है, विषमता को दिखाया है, शहरी समस्याओं को दिखाया है, सामाजिक रूढ़ियां और जातिवाद को दिखाया है। ठीक है, और नारी जीवन की त्रासदी को दिखाया है। और यत किंचित संभावनाएं क्या है कि प्रतिरोध की चेतना है, धनिया का साहस दिखाया है, ये एक संभावना है, गोबर का विद्रोह दिखाया है। ठीक है, और प्रोफेसर मेहता और मालती का बदलाव, सहयोग की भावना, शहर में ट्रेड यूनियन और मजदूर आंदोलन को दिखाया है। तो ये सारी संभावनाएं हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आपको भेज भी दिया है, एक बार देख लेना। बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि गोदान न केवल ग्रामीण जीवन का बल्कि समुचे भारतीय जीवन की समस्याओं तथा यत किंचित संभावनाओं का आख्यान है। ठीक है, हाँ मणिकांत। सर पूछना था कि जैसे आख्यान शब्द जो आता है तो किस टाइप के ग्रंथ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मतलब कि ये आख्यान है तो गोदान के लिए आख्यान शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। मतलब आख्यान का मतलब वैसा मतलब कि जैसे तुम आख्यायिका से इसको रिलेट करके वैसा मत देखो कि मतलब वैसा कुछ। आख्यान मतलब कि मतलब कि इसमें बहुत कुछ विश्लेषण किया गया है। आख्यान है मतलब गहन विश्लेषण के संदर्भ में है यहाँ पे, ना कि आख्यायिका वाला जो मैं बताया था उसके संदर्भ में मत लो आख्यान। आख्यान मतलब गहन विश्लेषण से है। ठीक है, मुझे लगा किसी खास तरह के ग्रंथ के लिए ही आख्यान जैसा बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आख्यान है मतलब गहन विश्लेषण है। जैसे अभी नंदिता कह रही है कि कथा, एक रूप में कथा के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। चूंकि कृषक जीवन की समस्या उस समय के भारत की प्रमुख समस्या थी, इसलिए गोदान में कृषक जीवन की ट्रेजेडी का आख्यान मानव युगीन समस्याओं का प्रतिनिधि आख्यान है। इस कथन का आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। ठीक है,
तो इस वाले क्वेश्चन में कि किस तरीके से गोदान के माध्यम से पूरे कृषक समाज को, पूरे भारतीय समाज की किसानों की प्रमुख समस्या को दर्शाया गया है, वो और किस तरीके से कृषक जीवन की ट्रेजेडी के बारे में, तो गोदान एक त्रासदी के रूप में वाला कुछ बातें इसमें इस वाले क्वेश्चन में वहां से कुछ कंटेंट उठाना है। कुछ कंटेंट संवेदना वाले पक्ष से कि गोदान में किन किन पक्षों पर, या गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य है, उस वाले क्वेश्चन से उस इन दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। और इसमें कह रहा है कि इस कथन का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो आलोचना इस वाले प्रश्न की कि चूंकि कृषक जीवन की समस्या उस समय के भारत की प्रमुख समस्या थी, इसलिए गोदान में, तो इसमें ऐसा कहना है कि मतलब कृषक जीवन की समस्या उन प्रमुख समस्याओं में से एक थी। इस तरीके का कुछ आलोचनात्मक एनालिसिस करना है कि कृषक जीवन की भी समस्या थी, लेकिन भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो शोषणकारी नीतियां थी, वो हालांकि कृषक जीवन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही थी कि चाहे वो अधिकारों के स्तर पर हो, या किसी अन्य औद्योगिकरण के स्तर पर हो, वो सब भारत में बहुत क्रमिक रूप से उसमें सब में भी बहुत ज्यादा गिरावट थी। तो इस कथन का कुछ इस तरीके से एक आलोचनात्मक एनालिसिस करना होगा कि, और कृषक जीवन की ट्रेजेडी वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट करना होगा, होरी की मृत्यु और इन सब से, वो सारा कंटेंट इसमें देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रेमचंद ने हिंदी में पहली बार गांव और कृषक जीवन को एक उपन्यास लेखन का केंद्रीय विषय बनाया। गोदान के माध्यम से प्रेमचंद की ये आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें दोनों पक्षों को दिखाना है कि गांव वाले जीवन को किस तरीके से दिखाया उपन्यास में, कृषक जीवन को किस तरीके से दिखाया है। और इसमें कह रहा है कि उक्त औपन्यासिक दृष्टि की सांस्कृतिक समीक्षा कीजिए, ऐसा कुछ। तो इसका कुछ बहुत इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं शब्दावलियों का बस यूज करते रहना है अपने उत्तर में, समय समय पर जो भी कंटेंट आता जाए उसमें कि औपन्यासिक दृष्टि से ऐसा कुछ है, इस तरीके की मतलब शब्दावली तुमको प्रश्नों की उठानी है। बाकी कंटेंट वही सब है कि कृषक जीवन और शहरी जीवन, उन उन दोनों को रखा है, ऐसा कुछ करके लिखना है। ठीक है। हिंदी में पहली बार गांव और कृषक जीवन को अपने उपन्यास लेखन का केंद्रीय विषय बनाया। तो इससे एग्री करना है कि इस तरीके का कंटेंट गोदान में पहली बार देखने को मिलता है। और एक ये क्वेश्चन है। अरे ये इसमें एक चीज पूछना था कि जैसे इसमें कि गोदान के माध्यम से प्रेमचंद की उक्त औपन्यासिक दृष्टि की सांस्कृतिक समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। मतलब कि इसमें ये पूछ रहा है कि प्रेमचंद की औपन्यासिक दृष्टि क्या है, इस चीज को आप गोदान के माध्यम से समझाइए, ऐसा कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, गोदान के माध्यम से ही बताना है क्वेश्चन को। हाँ, गोदान के माध्यम से प्रेमचंद की औपन्यासिक दृष्टि की, उनका उपन्यास लिखने का क्या तात्पर्य है, या फिर क्या दिखाना चाहते हैं, किस चीज को उभारा है, ऐसा हाँ, कुछ। ऐसा ही कुछ दिखाना है। और गांव के स्तर पर जो भी चरित्र आ रहे हैं उनका जिक्र करना है। और औपन्यासिक दृष्टि की सांस्कृतिक समीक्षा कीजिए, तो इसमें ग्रामीण जीवन पर ही सेंट्रिक है कि पहली बार गांव और कृषक जीवन को अपने उपन्यास में लिखा है। तो मतलब ग्रामीण जीवन के जो चरित्र आ रहे हैं, जो कुछ समस्याएं हैं किसानों की ऋणग्रस्तता की, जमींदारों के द्वारा किस तरीके से शोषणकारी व्यवस्था है, और वही सारी बातें इसमें बस करनी है। ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बस शब्दावली प्रश्नों वाली ही यूज करना है, ऐसा कुछ ध्यान रखना है। ठीक है। यदि प्रेमचंद गोदान को उपन्यास के बदले नाटक के रूप में लिखते, तो आपकी दृष्टि में वो इसमें क्या छोड़ते और क्या जोड़ते। तो नाटक वाले में जब हम नाटक पढ़ेंगे तो उसमें नाटक में क्या होता है कि एक रंगमंच वाला एक पार्ट जुड़ जाता है, रंगमंच वाला एक तत्व जुड़ जाता है। ठीक है। जब नाटक देखते हैं तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में कि यदि गोदान को उपन्यास के बदले नाटक के रूप में लिखते, तो जब उपन्यास वाले तत्व जो हैं और जो नाटक के तत्व हैं, उसमें इन दोनों में जो तत्व का, जिस तत्व का अंतर पड़ता है, वो रंगमंच का अंतर पड़ता है। तो जब भी इस क्वेश्चन की प्रस्तावना लिखो, तो प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से इस बात को लिखना है भूमिका में
इस क्वेश्चन की कि उपन्यास और नाटक के तत्वों में जो प्रमुख अंतर देखने को मिलता है वो रंगमंच के स्तर पर देखने को मिलता है। तो प्रेमचंद गोदान को उपन्यास के बदले यदि नाटक के रूप में लिखते तो रंगमंच का तत्व अधिक प्रभावी रूप से साहित्य में देखने को मिलता। ये कुछ इस तरीके का इंट्रो कुछ लिखना पड़ेगा आपको कि रंगमंच का जो तत्व है वो और उभर करके तब फिर आता। अगर प्रेमचंद जो है वो गोदान को उपन्यास के रूप बदले नाटक के रूप में लिखते तो रंगमंच का तत्व अधिक प्रभावी नजर आता। इस तरीके की कुछ बात इंट्रो में करना है। फिर उसके बाद जब मेन बॉडी में आओ तो उसमें आपकी दृष्टि में वे इसमें क्या छोड़ते और क्या जोड़ते। तो स्पष्ट रूप से इसमें गोदान में गोदान में प्रेमचंद द्वारा यदि यह देखें कि क्या छोड़ा जाता तो क्या छोड़ा जाता। तो इसमें ये कुछ बातें आपको बतानी पड़ेंगी कि जैसे कि मतलब कहीं पर ऐसा हुआ है कुछ घटनाक्रमों में कि जैसे नाटक जब भी लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि द्वंद्व ज्यादा दिखाया जाता है, मतलब टकराहट ज्यादा दिखाई जाती है। इस पर यहाँ पर मैंने मॉडल आंसर में इस बात को भी लिखा है कि इसमें प्रेम गोदान उपन्यास में मंच की सीमा और दृश्यता की आवश्यकता के अनुसार महत्वपूर्ण बदलाव करने पड़ते। वही रंगमंच वाला पॉइंट इंट्रो में लिखना है। क्या छोड़ा जाता तो उसमें जैसे आ, होरी की चिंताओं को लेकर के कि होरी का मतलब कि मन की दुविधा, आत्म संघर्ष और निराशा का लंबा आंतरिक वर्णन है। नाटक में इसे संवादों के माध्यम से आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे अभी क्या हो रहा है गोदान उपन्यास में कि होरी की स्थिति को बहुत ज्यादा एनालिसिस करके दिखाया जा रहा है, उस पर मनोविज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ऐसे संवाद के माध्यम से चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। जबकि नाटक में चूंकि मंचन करना होता है तो संवाद संवाद के माध्यम से बातें आगे बढ़ती, शारीरिक हाव भाव हर एक दृश्य का बताना पड़ता। तो होरी की चिंताएं जो हैं उनको प्रस्तुत करने का तरीका छोड़ना पड़ता। दार्शनिक चिंतन जो हो रहा है उसमें काफी हद तक कमी आती। जो प्रोफेसर मेहता और मालती के बीच में जो दार्शनिक बातें होती हैं उपन्यास में उनको काफी हद तक छोड़ना पड़ता। दूसरे स्तर पर समानांतर शहरी कथा का विस्तार और ज्यादा करना पड़ता और अनावश्यक कथात्मक विवरण जैसे विभिन्न स्थानों, मौसमों, घटनाओं इनका सबका विस्तृत वर्णनात्मक अंश हटा दिए जाते हैं, क्योंकि मंच पर इन चीजों को सेट डिजाइन, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि प्रभाव के माध्यम से दिखाया जाता है। इनके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करना ऐसा कुछ नहीं, बस दृश्य बताया जाता है कि कहाँ का दृश्य है। तो ये कुछ छोड़ने से संबंधित है। और क्या कुछ जोड़ा जाता तो नाटकीयता का तत्व तो अधिक जोड़ा जाता, जिसमें द्वंद्व दिखाया जाता कि होरी और धनिया के बीच जो झगड़े वाली बातचीत है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, या गोबर और होरी के संघर्ष को ज्यादा अच्छे से दिखाया जाता है। मतलब गोबर और होरी के बीच जो प्रतिरोध की बातचीत होती है उसको ज्यादा अच्छे से दिखाया जाता है। ठीक है। और यही कुछ बातें जो इसमें जोड़ना और ध्वनि और संगीतों का प्रयोग किया जाता है ये जोड़ा जाता है। ठीक है। तीक्ष्ण और संक्षिप्त संवाद रखे जाते हैं। तो ये कुछ बातें जो यहाँ पर मैंने दे दिया है इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये मैंने शेयर कर दिया, एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है। तो प्रेमचंद अगर गोदान को उपन्यास के बदले नाटक के रूप में लिखते तो आपकी दृष्टि में उसमें क्या छोड़ते और क्या जोड़ते। ठीक है। तो इसका मॉडल आंसर है, एक बार देख लेना। हिंदी उपन्यास की आधुनिकता की चर्चा गोदान से शुरू होती है। देसी आधुनिकता के कौन कौन से तत्व गोदान को आधुनिक सिद्ध करते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब इसमें क्या है कि गोदान किस तरीके से पूंजीवाद के बारे में बात कर रहा है वो इसकी आधुनिकता को दिखाता है। गोदान किस तरीके से यथार्थवाद को स्थापित करता है वो इसकी आधुनिकता को दिखाता है।
गोदान किस तरीके से औद्योगिकरण या मिल जैसी खन्ना की मिल के माध्यम से बातें करता है, वो पूंजीवाद के माध्यम से चलो आ जाएगा। गोदान किस तरीके से मालती के चरित्र के माध्यम से नारी चेतना जो उस टाइम पर है उसको किस तरीके से उभारता है, वो इसकी आधुनिकता को दिखाता है। किस तरीके से ट्रेड यूनियन को शामिल करके गोदान का विवरण आता है, वो आपको रखना पड़ेगा एग्जामिनर के सामने। तो ये कुछ बातें हैं इसका यथार्थवाद गोदान का, जो इसकी आधुनिकता को जीवित रखता है। और इसका पूंजीवादी तत्व वो इसकी आधुनिकता को जीवित रखता है। इसका औद्योगिकरण की का विवरण वो इसकी आधुनिकता को जीवित रखता है। तो ये कुछ बातें हैं जो गोदान को आधुनिक बनाते हैं, गोदान उपन्यास को। और यही बातचीत बस करना है आपको इस वाले क्वेश्चन में, कि हिंदी उपन्यास की आधुनिकता की चर्चा गोदान से शुरू होती है। देसी आधुनिकता के कौन कौन से तत्व गोदान को आधुनिक सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इसमें एक जो ट्रेजेडी शिल्प थोड़ा दिखता है कि होरी की जैसे मृत्यु हुई है, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये भी एक आधुनिकता का ही प्रमाण है कि उन्होंने ट्रेजेडी शिल्प को इसमें ऐड ऑन किया है। हाँ, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये जो यथार्थवाद वाला जो मैं बात बता रहा था, उसमें उसको और थोड़ा एक्सटेंड करके उसी में लिख सकते हो, या तो फिर या अलग से पॉइंट बना करके लिख सकते हो, ठीक है। गोदान न केवल कृषक जीवन का महाकाव्य है, अपितु समूचे युग की व्यथा कथा है। इस कथन का पछा पक्ष विमर्श प्रस्तुत कीजिए। पछा पक्ष का मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों को लिखना है, ठीक है। कि संपूर्ण जीवन की कथा बताता है इसके पक्ष में, और संपूर्ण समुचे गोदान एक महाकाव्य है या नहीं, ये वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसी को जो नंद दुलारे वाजपेयी ने उसके विपक्ष में जो कुछ भी बातें बताई हैं, तो उसको थोड़ा सा रिलेट करके इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है, ठीक है। गोदान की बुनावट की वही संवेदना को बताना है इसमें। शिल्प को भी बताना है और संवेदना को भी बताना है। गोदान की बुनावट की विवेचना कीजिए, मतलब किस तरीके से कथा आगे बढ़ती, क्या होता है वो सब। क्या आपको गोदान पढ़ते हुए यह लगता है कि होरी का जीवन दुख का एक लंबा नाटक है? ये मतलब जिसमें सुख के भी कुछ दृश्य हैं। तो ये वाला होरी के विशेष संदर्भ में पूछा है, कि होरी के विशेष संदर्भ में बताओ कि उसके जीवन में किस तरीके से मतलब एक गौ की लालसा जो अंत तक नहीं पूरी होती है, उसका नाटकीय विवरण करना है। और पिता पुत्र के संघर्ष को दिखाना है। मानसिकता के स्तर पर होरी किस तरीके से समाज में समाज के लोगों की सुनना पड़ता है होरी को, वो सारी बातचीत इसमें करना है, ठीक है। कि गोदान पढ़ते हुए ये लगता है कि होरी का जीवन दुख का एक लंबा नाटक है, जिसमें सुख के भी कुछ अंश हैं, कुछ दृश्य हैं। तो सुख के दृश्यों में क्या प्रमाण देना है? सुख के दृश्यों में है कि होरी को मतलब समाज में उसका हुक्का पानी चलता रहे, ये उसके लिए एक सुख का दृश्य जो शुरुआती कुछ विवरण में देखने को मिलता है। सामंत या जमींदार होरी से अपनी होरी से अपना संबंध रखते हैं, होरी से बातचीत करते हैं, ये उसके लिए सुख का कुछ क्षण है। होरी के द्वार पे गाय आना, ये उसके लिए कुछ सुख के कुछ दृश्यों में से है। तो ये कुछ बातें इसमें करनी है, ठीक है। औपन्यासिक कला की दृष्टि से गोदान उपन्यास की समीक्षा कीजिए। उपन्यास के तथ्यों के आधार पर गोदान किस तरीके से कथानक के स्तर पर, चरित्र योजना के स्तर पर वही बातचीत करनी है, ठीक है। गोदान में प्रस्तुत गांव और शहर की कथाओं के संबंध पर विचार करते हुए, ये भी साधारण क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अभी तक जो भी 16 क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जो थोड़ा सा जटिल है। जैसे गोदान के कथा विधान में तो लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक गोदान के पात्र व्यष्टि परक ना होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। तो इसमें होरी एक वर्ग का प्रतिनिधि है, धनिया। तो ये कंटेंट दिया हुआ है, एक बार बस देखना है कि व्यष्टि परक मतलब इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ना होकर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर क्लास, कि अपने वर्ग का प्रतिनिधि करते हैं, ठीक। तो ये
शहरी वर्ग का प्रतिनिधि राय साहब करते हैं, प्रोफेसर मेहता बौद्धिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, मिस्टर खन्ना पूंजीपति, मालती जो है वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है, ऐसा कुछ। गोदान न केवल ग्रामीण जीवन का बल्कि समूचे भारतीय जीवन की समस्याओं को दिखाता है तथा यत् किंचित संभावनाओं का भी आख्यान है। तो यत् किंचित संभावनाओं में धनिया का साहस, गोबर का विद्रोह, प्रोफेसर मेहता और मालती का बदलाव, सहयोग की भावना, शहरों में ट्रेड यूनियन व मजदूर आंदोलन की चर्चाएं, ये कुछ बातचीत। गोदान को उपन्यास के बदले नाटक के रूप में क्या छोड़ना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, तो ये कुछ दिया हुआ है कंटेंट, ठीक है। हिंदी उपन्यास की आधुनिकता की चर्चा गोदान से शुरू होती है, तो इसका भी कंटेंट है। इसको भी आप लोग लिख सकते हो। हाँ दीपक। सर ये जो क्वेश्चन है क्या छोड़ते क्या जोड़ते वाला, तो इसमें जैसे कि कुछ चीजें जो आपने बताया कि रंगमंचीयता को ऐड करना, नाटकीयता, संवाद चुस्ती, ये सब तो हम इसमें ऐड करेंगे, ये सब चीजें इसमें ऐड होता। तो क्या लास्ट में हम ये भी इसमें लिख सकते हैं क्या कि प्रेमचंद का उपन्यास ही इसको लिखना था, ना कि इसको वो नाटक लिखते। उन्होंने इसके लिए पहले से ही इसके आदर्शवाद या यथार्थवाद को दिखाना था, इसलिए उन्होंने उपन्यास के रूप में इसको लिखना था उन्हें। ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं क्या लास्ट में? नहीं, इसमें कह रहा है कि यदि प्रेमचंद गोदान को उपन्यास के बदले नाटक के रूप में लिखते, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ कह रहा हो कि प्रेमचंद जो है उनका शुरू से वो द्वंद में थे कि उपन्यास लिखें कि नाटक लिखें। फिर उन्होंने बहुत सोचा, फिर उसके बाद गोदान को उपन्यास के रूप में लिखा। इस तरीके का क्वेश्चन का कुछ फ्लो नहीं है। क्वेश्चन का फ्लो है कि कंडीशन तुमको दे दिया है कि यदि प्रेमचंद गोदान को उपन्यास के बदले नाटक के रूप में लिखते, वो मतलब एग्री एग्री है क्वेश्चन की। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर आपकी दृष्टि में क्या होता, ये भी कह रहा है कि आपकी दृष्टि में वे इसमें क्या छोड़ते क्या जोड़ते। तो ये मतलब एक फैक्ट की तरीके से बात है, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि ठीक। उपन्यास लिखते तो मतलब उपन्यास इसलिए लिखा क्योंकि ऐसा कुछ था, नाटक इसलिए नहीं लिखा, वो नहीं। वो कह रहा है कि अगर मतलब वो ऐसा कुछ करते तो फिर वो लिखते तो आपकी दृष्टि में क्या छोड़ते और क्या जोड़ते। तो ये फैक्ट की तरीके से इसको लेना है, ठीक है। जी सर, ओके, ठीक है सर। सर ये थोड़ा सब्जेक्टिव मामला हो जाता है इसमें, तो ये तो अपने अपने मन से भी लिख सकते हैं कि जैसे इसमें पात्रों की संख्या थोड़ी कम करते या फिर दृश्यों को इस तरह से बनाते या ऐसा कुछ जो हमें ठीक लगता है वो तो लिख सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा वैसा मॉडल आंसर नहीं है कि यही ऐसा कुछ आप। इसमें कह रहा है कि आपकी दृष्टि में वे उसमें क्या छोड़ते और क्या जोड़ते, ठीक है। हाँ, कुछ जैसे कि अनावश्यक पात्र भी आए हैं, अनावश्यक नहीं मतलब जिनकी वैल्यू थोड़ी कम है, तो हाँ हाँ। उसको शायद ना रखते ऐसा कुछ नाटक में, क्योंकि नाटक में क्या है कि पाठक को या दर्शक को एकदम जोड़ के रखना होता है। हम्म। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदी उपन्यास की आधुनिकता की चर्चा गोदान से शुरू होती है। देसी आधुनिकता के कौन कौन से तत्व गोदान को आधुनिक सिद्ध करते हैं, तो इसका रियलिज्म की आदर्शवाद से यथार्थवाद का की तरफ आना, ये गोदान उपन्यास की आधुनिकता को दिखाता है। और समग्रता है गोदान में, शहरी जीवन की भी कथा है, ग्रामीण जीवन की भी कथा है, आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण है, आधुनिक नारी मुक्ति के प्रश्न हैं, वैचारिक बहुलता और विमर्श है, गांधीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, रूढ़िवाद, इनको सबको दिखाया गया है। तो यही कुछ बातचीत इसमें करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आपको लिख करके भेजना है वो है इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 13 कि गोदान के पात्र व्यष्टिपरक ना होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे लिखना है सबको। और इसके अलावा यदि प्रेमचंद गोदान को उपन्यास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि 7 ये है कि यदि प्रेमचंद गोदान को उपन्यास के बदले नाटक के रूप में लिखते, तो आपकी दृष्टि में वे उसमें क्या छोड़ते और क्या जोड़ते। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि प्रेमचंद गोदान को
7 हो गया। 13 गोदान के पात्र व्यष्टि परक ना होकर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। तो इन 2 पर आंसर राइटिंग करना है, ठीक है? फिर जल्दी में अभी कुछ स्टूडेंट जिनकी कॉपी जो पेंडिंग है वो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन मार्क करके भेज देंगे तो मैं उनकी कॉपी देख लूँगा, ठीक है? और जिनकी कोई कॉपी पेंडिंग नहीं है वो क्वेश्चन नंबर 13 और 7 लिख करके भेजेंगे, ठीक है? और फिर इसके अलावा अभी मैला आंचल की स्टोरी मैं पहले ही भेज दिया था आपको आपके ग्रुप में। और मैला आंचल की स्टोरी पे आपको थोड़ा बहुत इस पे चरित्रों के नाम पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से चरित्र मैला आंचल में हैं, किन चरित्रों पर ज्यादा बातचीत हो रही है, क्योंकि चरित्रों के नाम एक बार आपने अच्छे से ध्यान कर लिया तो फिर आगे कंटेंट में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो मैला आंचल में वैसे तो टोटल 256 चरित्र हैं, लेकिन हर एक चरित्र के बारे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस कुछ ही ऐसे चरित्र हैं जिन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो उन चरित्रों में एक नाम आता है डॉक्टर प्रशांत का। और डॉक्टर प्रशांत जो है वो कमली से प्रेम करते हैं और मलेरिया सेंटर है गांव में खुला, उसके डॉक्टर हैं डॉक्टर प्रशांत। एक चरित्र है जिनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद, ये कायस्थ टोला के मालिक हैं और कमली के पापा हैं। और कमली एक इस तरीके की चरित्र है कि इसको ये बार बार बीमार हो जाती है और डॉक्टर प्रशांत इसको देखने के लिए आते हैं और उसी सिलसिले में एक दूसरे से प्यार होता है, ऐसा कुछ स्टोरी है। और कमली का नाम कमली क्यों पड़ा, तो जो पूर्णिया जिले में जो ये गांव है इसके पूरब नदी से नदी बहती है, कमला नदी, उसी के नाम पर इसका कमली का नाम उसी नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है? और ये बार बार बीमार पड़ती है, उसी सिलसिले में डॉक्टर प्रशांत और कमली के बीच में प्रेम पनपता है। और शादी से पहले ही कमली जो है वो गर्भ धारण कर लेती, इस तरीके की कुछ स्टोरी आती है, ठीक है? और विश्वनाथ प्रसाद जो हैं कायस्थ टोला के मालिक हैं और कमली के पापा। और कमली जो है एक जगह पर कमली के लिए मैला आंचल शब्द का प्रयोग हुआ है और उसकी माँ ने कमली को ये समझाते हुए कहा है कि मतलब थोड़ा संभल के रहना है, तुम्हारा आंचल कहीं मैला ना हो जाए, इस तरीके की बात एक जगह की गई है, ठीक है? तो कमली एक इम्पॉर्टेंट चरित्र है। 256 चरित्रों में से कुछ ही चरित्रों पर बस ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर प्रशांत हो गए, विश्वनाथ प्रसाद और कमली। इसके अलावा एक नीलोत्पल या नीलू एक चरित्र है जो कि प्रशांत और कमली का बेटा है, जो बहुत इस चरित्र पर भी उतना गौर करने की जरूरत नहीं, बस नाम ध्यान रखो, ठीक है? ममता एक चरित्र है, डॉक्टर महिला मित्र हैं, ये डॉक्टर हैं, महिला मित्र हैं प्रशांत की, ठीक है? सहायक के तौर पर वहां रहती हैं ममता। और महंत सेवाराम हैं जो कि मठ के महंत हैं। गांव में ग्रामीण परिवेश और एक अंचल विशेष की कथा है और इसमें मठ के महंत हैं महंत सेवाराम। और इन महंत सेवाराम जो हैं उन्हीं की सेवा में एक दासी के तौर पर लक्ष्मी एक दासिन है जो कि विधवा है और मंदिर में ही रहती है और शोषण करता है महंत सेवाराम। और लेकिन लक्ष्मी को जो आकर्षण है वो बालदेव के प्रति है, ठीक है? इस तरीके की कुछ विवरण आता है, ठीक है? और इसके अलावा ये कुछ मतलब चरित्र हो गए, नीलोत्पल नीलू, ममता जो कि डॉक्टर प्रशांत की सहायक है, महंत सेवाराम और लक्ष्मी दासिन हो गई, ठीक है? इसके अलावा जब महंत सेवाराम कि मतलब सेवाराम की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो महंत बनता है वो रामदास बनता है, सेवाराम की मृत्यु के बाद गद्दी पाता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा रामदास का नाम बस ध्यान रखना है। लरसिंह दास एक है जो मठ का महंत बनने का
बनने की इच्छा रखता है, क्योंकि उसको महंत भी वो बन जाएगा और साथ ही साथ उसको लक्ष्मी भी मिल जाएगी। और ऐसा कुछ उसके मन में चलता है, और लक्ष्मी को इस आदमी के इस रवैये का पता चलता है, तो लक्ष्मी इसे भगाती है, ठीक है। लरसिंह दास। कालीचरण। कालीचरण एक चरित्र, एक कैरेक्टर है जिसके माध्यम से जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो समाजवादी जो विचारधारा है उसको दिखाने की इन्होंने कोशिश किया है, समाजवादी विचारधारा को। और सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में है कालीचरण, सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर है। और गुवर टोली है एक उसका, उस टोली से आता है, और चरवाहों हरवाहों मजदूरों का नेता है। पुलिस के डर से रुस्तम खां नाम करवा ले, ऐसा कुछ भी विवरण आता है, वो सबसे उतना मतलब नहीं रखना है। और जो कमली के पिता हैं, मतलब विश्वनाथ प्रसाद, ये तहसीलदार भी थे। और ये हरगौरी का भी नाम उतना चर्चा में नहीं रहता है, कुछ जरूरी नहीं है इनका भी नाम। बालदेव का नाम ध्यान रखना है। बालदेव जो चरित्र है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो गांधीवादी विचारधारा का मतलब एक झूठा चरित्र है बालदेव। और बालदेव को गांव के लोग जो हैं वो टुरवा कहते हैं। टुरवा मतलब अनाथ होता है, तो गांव के लोग इसको टुरवा बोलते हैं, ठीक है। बालदेव चूंकि ये गांधीवादी विचारधारा का झूठा चरित्र, इसको क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि कोई भी बात होती है तो बालदेव अनशन पर बैठने के लिए कहता है। साथ ही साथ मतलब सत्याग्रह को लेकर के इसका जो इस हर बात पर सत्याग्रह की बात, अनशन की बात, तो गांधीवादी मूल्यों का मजाक बनाया जा रहा है सोसाइटी में। ऐसा कुछ बालदेव के चरित्र के माध्यम से बातचीत होती है, ऐसा कुछ बालदेव के चरित्र के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। बावन दास एक करेक्टर है, इनका भी नाम बहुत जरूरी है। कांग्रेस का समर्थन करते हैं, गांधी का प्रतिरूप है, गांधी के मूल्यों को आगे ले जाने वाले चरित्र के रूप में है बावन दास। और अंत में इनको मार दिया जाता है। दुलार चंद कापरा। दुलार चंद कापरा एक व्यक्ति है, उसके द्वारा, दुलार चंद कापरा, ये इसको बावन दास को मार देता है। और बावन दास को जिस जगह पे, जिस पेड़ से लटका दिया जाता है, जिस पेड़ पर मार दिया जाता है, मतलब जिस पेड़ के आसपास मार दिया जाता है, और उस पेड़ पर क्या होता है कि जैसे इस किसी स्थान पर बावन दास को मारा गया और ये कोई पेड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी टहनी में बावन दास का झोला लेकर के चलते थे, और ऐसा कुछ था। तो उस पेड़ पर इस बावन दास का झोला टांग दिया जाता है, उस बावन दास का जो बैग है, झोला है, उसको टांग दिया जाता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये कोई फकीर, कोई पवित्र फकीर का स्थान है। तो बावन दास, जहां पर बावन दास की डेथ होती है, वहां पर लोग पूजा वूजा करने भी लास्ट में आते हैं। कुछ इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट जब उपन्यास में आता है, ठीक है। तो बावन दास का चरित्र ध्यान रखना है। बस बावन दास के बारे में ये ध्यान रखना है कि गांधीवादी मूल्यों के प्रतिरूप हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। और ये दुलार चंद कापरा जो बावन दास को मारता है, ये कांग्रेस का ही एक समर्थक है। और इसके माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु ने इस बात को दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरीके से कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोग, दुलार चंद कापरा जो है वो एक अच्छी पोस्ट पर है, कांग्रेस में सेक्रेटरी है दुलार चंद कापरा, कांग्रेस पार्टी का, या कुछ और किसी उच्च पद पर है। और दुलार चंद कापरा जो अवैध तरीके से जो माल की आवाजाही से संबंधित, जब बावन दास आवाज रखते हैं, आवाज उठाते हैं, तो इनको मार दिया जाता है। तो कांग्रेस के समर्थित लोग ही किस तरीके से गांधीवादी मूल्यों को ध्वस्त कर रहे हैं, गांधीवाद के खिलाफ जा रहे हैं, इसको बावन दास के चरित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो ये एक नाम ध्यान रखना है। खिलावन सिंह यादव, यादव टोली का प्रमुख है, इनका भी उतना नाम कहीं पर आता नहीं है। पार्वती मौसी जो दाई हैं,
जो मतलब दाई का काम बेसिकली बच्चों के जन्म और उनसे संबंधित, तो पार्वती मौसी वो सब देखती हैं। राम पियरिया है, जो महंत रामदास इसे मटकी दासी बनाते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि लक्ष्मी जो है जब रामदास महंत बनते हैं तो लक्ष्मी चली जाती है, ठीक है। रामदास ये जो चरित्र था, तो मठ में सबसे पहले सेवाराम है, फिर रामदास, और रामदास जब आते हैं तो लक्ष्मी चली जाती है और राम पियरिया बन जाती है, ऐसा कुछ आता है। और डब्ल्यू जी मार्टिन एक नाम आता है। डब्ल्यू जी मार्टिन ये वो व्यक्ति हैं जो जिनकी पत्नी मर जाती है एक्चुअली, मतलब उसी गांव में, और ये नील की खेती करवाने आए थे गांव में अंग्रेज अधिकारी, और उन्हीं की पत्नी के नाम पर मेरीगंज गांव का नाम, मतलब मेरीगंज जो नाम पड़ा गांव का वो इन्हीं की पत्नी के नाम पर पड़ा है, ठीक है। और प्यारू एक है करेक्टर जो डॉक्टर प्रशांत के हॉस्पिटल में उनका नौकर है, डॉक्टर प्रशांत का। और गांव की सभी औरतें इसे दया कहती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चरित्र हैं। वैसे तो 256 चरित्र हैं, बस उनको सबको उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। डॉक्टर प्रशांत का नाम विश्वनाथ प्रसाद, कमली, और नीलोत्पल नीलू, ममता, महंत सेवाराम, लक्ष्मीदासिन, रामदास, लरसिंह दास, ठीक है, और कालीचरण और बालदेव। हरगौरी का नाम उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। बावन दास, खिलावन सिंह यादव भी उतना जरूरी नहीं। पार्वती मौसी, राम पियरिया, डब्ल्यू जी मार्टिन और प्यारू, ये कुछ बस नाम ध्यान रखना है। और मैला आंचल जो है वो 1954 में लिखा गया उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। कुल पात्र 256 है। और डॉक्टर प्रशांत का कहना है कि मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रशांत अपनी सरकारी नौकरी, अपनी हेलो। बड़ी नौकरी जो है वो सब हाँ, छोड़ अभी करके गांव में अभी लेक्चर चल रहा मलेरिया है हम लोग का और सेशन। मतलब इन जो और भी रोग व्याधि हैं उनके ठीक। ऊपर रिसर्च हाँ, आवाज आ के रहा, लिए आपको आए आवाज आ हैं। रहा है? और मतलब भारत माता की सेवा करना, भारत माता ग्राम वासिनी की सेवा करने के लिए मेरीगंज आए हुए हैं। और रेणु ने स्पष्ट भूमिका में लिखा है कि यह मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और कथानक है पूर्णिया। क्योंकि रेणु का जन्म जो है वो पूर्णिया जिले में हुआ था, और इसीलिए इनके ज्यादातर उपन्यास, चाहे परती परिकथा हो या कितने चौराहे हो या जो भी उपन्यास है, पलटू बाबू रोड हो, जो भी उपन्यास है, तो ज्यादातर उपन्यासों में इन्होंने पूर्णिया के ही किसी कस्बे, किसी गांव, किसी शहर को आधार बना करके उपन्यास रचना की है, ठीक है। और चूंकि ये 1954 का, वैसे तो ये मैला आंचल लिखा 1952 के आसपास लिखा गया है, लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ है वो 1954 में हुआ है, ठीक है। तो अभी आजादी मिली ही है, ठीक है, आजादी मिली ही है। और आजादी मिलते ही किस तरीके से लोग निराशा से भर जाते हैं, गांव में किस तरीके से जातिवाद है, किस तरीके से अभी भी पार्टियों के बीच टकराहट है, एक एक सुम्मत होकर के काम नहीं करते हैं लोग, किस तरीके से गांधीवादी मूल्यों का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरीके से ग्रामीण संस्कृति है गांव स्तर पर, किस तरीके से ग्रामीण संस्कृति पनपती है, ग्रामीण संस्कृति क्या है उसको उजागर किया गया है। गांव के स्तर पर किस तरीके से अंधविश्वास फैला है कि कोई डॉक्टर जो है वो जब गांव में प्रवेश करता है तो ज्योतिकी काका जो हैं गांव के, वो ये कहते हैं कि इन डॉक्टर लोगों से दूर रहना है, ये वैसे कुएं में कोई दवाई डाल देंगे और पूरा गांव मर जाएगा, ऐसा कुछ ज्योतिकी काका बता देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ इसमें दिखाया गया मैला आंचल उपन्यास में। और 1945 से 1948 तक की परिस्थितियों का विवरण है। और उपन्यास का जो शीर्षक है वो रेणु जी ने पंत की कविता भारत माता से लिया है। और पंत की कविता है कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। तो ये पंत की कविता है, सुमित्रा नंदन पंत।
सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता से उन्होंने मैला आंचल का नामकरण किया है उपन्यास का। और मैला आंचल ही क्यों नाम रखा, क्या कुछ है, तो उसका एक ये रीजन भी है कि सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता। बाकी और रीजन जब हम नामकरण वाला क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम पर देख लेंगे। तो ये लाइन ध्यान रखना है, जिसको रेनू ने खुद ही एक्सेप्ट करके उपन्यास के बीच में ही लिखा है कि भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। ठीक है। मैरीगंज गांव किस तरीके का ये गांव है, कई टोलियों में विभक्त है, कायस्थ टोली है, यादव टोली, छत्री टोली, इस तरीके से कई टोलियों में ये विभक्त गांव है। और हाँ नंदिता। सर पापा का फोन आ गया था, मेरा वो कट गया था सर, प्लीज रिपीट कर दीजिए 2 मिनट पहले आप जो बता रहे थे। हाँ, इसमें मैं ये बता रहा था कि जैसे 256 के आसपास चरित्र हैं, तो इसमें सभी चरित्रों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना है। कुछ चरित्र हैं जैसे डॉक्टर प्रशांत, विश्वनाथ प्रसाद, कमली और नीलोत्पल, नीलू, ममता और महंत सेवाराम जो मठ का महंत है, लक्ष्मी दासिन, इनके सबके बारे में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। कालीचरण जो सोशलिस्ट पार्टी से अपना संबंध रखता है, बालदेव जो गांधीवादी विचारधारा का झूठा चरित्र है, बात बात पर अनशन सत्याग्रह, इनका सबका मजाक बनाने के संदर्भ में बालदेव नामक चरित्र को यूज किया है फणीश्वरनाथ रेणु ने। बामन दास का चरित्र जो है वो कांग्रेस के समर्थक हैं, गांधी के मूल्यों के प्रतिरूप हैं, लेकिन इनको अंत में शहादत दे, इनकी मृत्यु हो जाती, इनको मार दिया जाता है। और दुलार चंद कापरा जो कि कांग्रेस के एक उच्च पद का अधिकारी है, पार्टी में एक उच्च पदाधिकारी है, वो किस तरीके से बावन दास को मार देता है। फिर बावन दास मर जरूर जाते हैं, लेकिन उनके जहां पर वो मरते हैं वहां पर उनका स्थान किस तरीके से एक फकीर, एक सच्चे फकीर के स्थान के रूप में पूजित होता है। ये भी रेनू ने इस तरफ भी इशारा किया है। ठीक है। फिर ये कुछ चरित्र हैं, डब्ल्यू.जी. मार्टिन, प्यारू। लेकिन मैला आंचल जो है, चूंकि 1954 में ये उपन्यास प्रकाशित जरूर हुआ था, लेकिन यह उपन्यास जो है वो 1952 में लिखा गया था। और 1952 में लिखे जाने का एक विशेष मतलब लिखा गया है, तो इसके पीछे एक ये भी मान सकता है कि अभी अभी आज़ादी मिली है, तो आज़ादी से जनरली मोह भंग हो रहा है सामान्यतः। और अभी नई आज़ादी मिली है तो बहुत सारी आकांक्षाएं भी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया कि जातिवाद चरम पर है, पार्टियों के बीच अंतर संघर्ष है, गांधीवादी मूल्यों का मजाक बनाया गया है। गांधीवादी मूल्यों को कुछ लोग आगे बढ़ाने वाले भी हैं, जैसे जो बावन दास जैसे चरित्रों के माध्यम से इनको दिखाया गया कि किस तरीके से गांधीवादी मूल्यों को आगे बढ़ाने वाले भी लोग हैं। ग्रामीण संस्कृति को अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरीके से भौजिया के गीत हैं, किस तरीके से जाट जट्टिन का खेल हो रहा है। तो वो सारी बात भी है कि मतलब इसमें ये सब भी दिखाया गया है। और अंधविश्वास भी बहुत इसमें दिखाया गया है कि गांव के स्तर पर किस तरीके से अंधविश्वास फैला है। जब डॉक्टर प्रशांत गांव में जाते हैं तो ज्योतिकी काका गांव में सबको सचेत करते हैं कि डॉक्टर लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, ये सुई भोग कर जान ले लेते हैं या कुएं में विष मिला देते हैं। इस तरीके की कुछ बातचीत लोगों के बीच में ज्योतिकी काका फैला देते हैं। ठीक है। डॉक्टर प्रशांत जो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के आए हैं और मलेरिया, कालाजार, और इनके सबकी दवाइयों पर रिसर्च वर्क अपना कर रहे हैं। कथा क्षेत्र बिहार का पूर्णिया जिले का मैरीगंज गांव है। यही गांव क्यों है? क्योंकि फणीश्वरनाथ रेणु का जन्मस्थली है पूर्णिया, और इनके बहुत सारे उपन्यासों में, चाहे बहुत सारे उपन्यास हैं, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, परती परिकथा, तो इस तरीके से बहुत सारे उपन्यासों में इन्होंने पूर्णिया जिले के किसी कस्बे, गांव को आधार बना करके अपनी बातचीत रखा है। और रेणु ने स्पष्ट तौर पर भूमिका में लिखा है कि यह मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और कथानक है पूर्णिया, तो इस तरीके की बातचीत किया है। और 1945 से 1948 तक की परिस्थितियों का इसमें विवरण है।
एक उपन्यास में मध्य में एक मतलब विवरण भी आता है, और फणीश्वर नाथ रेणु ने इसको उपन्यास के शीर्षक में मतलब रेणु जी ने ये स्पष्ट रूप से बताया भी है कि सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है भारत माता, उनसे इन्होंने मैला आंचल नाम लिया है। तो मैला आंचल के नामकरण के संदर्भ वाले क्वेश्चन में ये वाली बात ध्यान रखनी है। बाकी अभी कंटेंट जब हम पढ़ेंगे तो मैला आंचल ही इस उपन्यास का क्यों नाम रखा गया, ये आंचल कौन सा आंचल है, ये माँ वाला आंचल है कि मतलब भारत के किसी की, चूंकि मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, तो क्या ये वो वाला आ, आंचलिक उपन्यास के संदर्भ वाला आंचल है कि माँ वाला आंचल है, ये कौन सा आंचल है और ये मैला क्यों है, ऐसी कुछ बातचीत हम नामकरण वाले जब प्रश्न करेंगे तो उस टाइम पर देखेंगे। और इसमें भारत माता जो सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है भारत माता, तो उसमें ये पंक्ति आती है कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। तो उसी पंक्तियों को आधार बना करके इस उपन्यास का नाम रेणु ने मैला आंचल रखा है। मैरीगंज गांव जो है वो कई टोलियों में विभक्त है, कायस्थ टोली, यादव टोली, छत्री टोली, ब्राह्मण टोली। कायस्थ टोली जो है उसके मुखिया है विश्वनाथ प्रसाद, कमली के पापा, जो कि तहसीलदार भी हैं। और अस्पताल बनाने में ब्राह्मण टोली ने मदद नहीं किया था, ऐसा कुछ है। क्यों नहीं मदद किया था अस्पताल बनाने में ब्राह्मण टोली ने? क्योंकि जोतकी काका जो हैं, जोगती जी, वो डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, इस तरीके की बातचीत करते हैं। तो अस्पताल बनाने में सिर्फ ब्राह्मण टोली ने ही सपोर्ट नहीं किया था। और विश्वनाथ प्रसाद कमली के पापा हैं, ये इसके इलाज के लिए डॉक्टर प्रशांत को बुलाते हैं। तो गांव के लोग डॉक्टर प्रशांत के गले में जो स्टेथोस्कोप है, तो उसको लर कहते हैं, लर, कि वो डॉक्टर प्रशांत से कहते हैं कि लर लगा के देखिए, लर लगा के देखिए कि कमली ठीक है कि नहीं। और अगर डॉक्टर साहब ने लर नहीं लगाया तो गांव के लोग कहते हैं कि सही से डॉक्टर साहब ने लगता नहीं देखा है। तो इस तरीके की कुछ मानसिकता है। और इसी बीच कमली और डॉक्टर प्रशांत के बीच मिलना जुलना होता है, और कमली को प्यार हो जाता है डॉक्टर प्रशांत से, और दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है और शादी भी होती है उपन्यास में आगे। प्रशांत जो है मलेरिया और कालाजार से संबंधित रिसर्च करने गांव आए हैं, कमली से आकर्षण होता है। और कमली की माँ कहती है कि सचेत रहो बेटी, कहीं अपना आंचल मैला मत करना। इस तरीके का एक मैला आंचल का एक ये भी एक विवरण आता है, ठीक है, उपन्यास में। और गांव में जिन वर्गों का शोषण हो रहा है वो दलित वर्ग है, संथाल वर्ग है, मतलब एससी और एसटी वर्ग से आने वाले लोगों का शोषण हो रहा है, इस तरीके की कुछ बातचीत है। और तो गांव के लोग जो हैं वो जमींदार या विश्वनाथ प्रसाद के खिलाफ वंचित वर्ग लोग मुकदमा करते हैं कि ये लोग शोषण कर रहे हैं। तो लेकिन ये जो फैसला है ये उच्च वर्ग के पक्ष में जा रहा है। तो उच्च वर्ग किस तरीके से शोषणकारी व्यवस्था के रूप में है, ये भी रेणु दिखाते हैं अपने उपन्यास के माध्यम से। फिर उच्च वर्ग की तरफ से इस तरीके की नारेबाजी होती है कि यह आजादी झूठी है, मारो साले को, विश्वनाथ प्रसाद को लेकर के। तो ये सारी बातें, मतलब इस तरीके की शब्दावलियों का भी यूज है उपन्यास में, ठीक है। बावन दास जो है इन सबसे निराश है कि कांग्रेसी लोग ही जमींदार बन गए हैं, ब्लैक मार्केटिंग में सहयोग करते हैं, जातिवादी भावना प्रबल है, हिंदू मुसलमान की दरार बढ़ रही है। तो बावन दास चूंकि गांधीवादी मूल्यों के प्रतीक के रूप में है, तो इसको लगता है क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर प्रशांत जो है वो कम्युनिस्ट हैं। और लाल, इनकी कुछ जांच पड़ताल, इनकी कुछ शिकायत होती है। तो इनके यहाँ पे जब जांच होती है तो जांच में इनके यहाँ पे लाल रूस, लाल चीन, इनकी सबकी किताबें मिलती हैं। तो प्रशांत को दरोगा जी गिरफ्तार कर लेते हैं। तो किस तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा से संबद्ध रखने वाले लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है 1952 के आसपास का की स्थिति को वो भी दिखाया इन्होंने, ठीक है। और लक्ष्मी जो है उसका शोषण होता है महंत के द्वारा। महंत रामदास के व्यवहार से जब परेशान हो जाती है तो मठ से अलग हो जाती है और बालदेव जी के साथ रहने लगती है। जब तक महंत सेवाराम थे,
सेवाराम तब तक तो रही है लक्ष्मी मठ पर ही, लेकिन जब महंत रामदास बन जाता है तो फिर लक्ष्मी अलग होकर के बालदेव जी के साथ में रहने लगती है। ठीक है। बावन दास जो हैं वो चोर बाजारी की गाड़ी को रोकते हैं तो कुचल कर मार दिया जाता है। ठीक है। और इसमें दुलार चंद कापरा इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने बावन दास पर गाड़ी चढ़ा दी। ठीक है। प्रशांत रिहा होता है जेल से, कमली से शादी होती है और फिर डॉक्टर प्रशांत को समझ आता है कि मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। और डॉक्टर प्रशांत को अल्टीमेटली इस बात का भी भान हो जाता है कि इस गांव में जो मेन दिक्कत है वो ऐसा नहीं है कि कल को मैं मलेरिया और कालाजार की दवाई भी खोज लूं, कालाजार पर रिसर्च करके अगर मुझे ये भी पता चल जाए कि किस तरीके से मलेरिया दूर होगी, किस तरीके से कालाजार दूर होगा, ये मुझे पता भी चल जाए, लेकिन फिर भी इस गांव की दिक्कतें जो हैं वो दूर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर प्रशांत को इस बात का पूरी तरीके से भान हो जाता है कि ये जो मुख्य समस्या है इस गांव की, वो सिर्फ मलेरिया और कालाजार की औषधि खोजने से वो समस्या दूर नहीं होगी। इसकी जो मुख्य समस्या है वो आर्थिकी समस्या है। वो कहते हैं कि जब तक गरीबी दूर नहीं होगी तब तक गांव की समस्या दूर नहीं होगी। और जब उपन्यास आप पढ़ोगे तो उपन्यास के लास्ट में यही बात दिखाई गई है। चूंकि चूंकि रेणु जो है वो सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार हैं और सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार भी मार्क्सवाद से मतलब समाज में जो स्थितियां चलती हैं उनको ही दिखाते हैं, लेकिन रेणु का वंचित वर्गों को लेकर के मार्क्सवादी अप्रोच भी है। और वैसे तो आंचलिक उपन्यास की धारा में इनको मैंने देखा था। सामाजिक यथार्थवाद में हमने भीष्म साहनी को देखा था और आंचलिक उपन्यास की एक धारा में हमने रेणु को देखा था। और रेणु की विचारधारा की बात करें तो सामाजिक यथार्थवाद से भी अपना संबंध है, लेकिन इनका संबंध जो है वो मार्क्सवादी या प्रगतिवादी विचारधारा या एक तरीके से कहें समाजवादी विचारधारा की तरफ इनका ज्यादा रुझान है। और इस वजह से ये मुख्य जो समस्या जो गांव में डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से उजागर करते हैं वो उजागर करते हैं, आर्थिकी समस्या उजागर करते हैं। फिर डॉक्टर प्रशांत जेल से रिहा होते हैं, कमली से शादी होती है। फिर डॉक्टर प्रशांत को ये बात समझ आती है कि मुख्य जो समस्या है वो आर्थिकी है। गांव में जितना जितना लोग गरीब हैं उस गरीबी को दूर करना है मुझे। और वो कहते हैं कि ममता मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। ममता कौन है? डॉक्टर प्रशांत की सहायिका है अस्पताल में। और वो कहते हैं कि मैं साधना करूंगा ग्राम वासिनी भारत माता के आंचल तले। और बावन दास की जो डेथ हो जाती है तो उसके जो स्थान को चिथरिया पीर बोला जाता है। चिथरिया पीर के नाम से इसका, वो जहां पर बावनदास को मार दिया जाता है तो उस स्थान को चिथरिया पीर कहा जाता है। ठीक है। निर्मल वर्मा जो समीक्षक हैं, आलोचक हैं, उनका मानना है कि हिंदी साहित्य के संत लेखक हैं रेणु जी। इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट लिखने से थोड़ा एग्जाम है। तो यही कुछ कैरेक्टर और यही कुछ स्टोरी है। और गांव में बहुत सारी चीजों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कालीचंद के द्वारा कालीचरण के माध्यम से सोशलिस्ट पार्टी को दिखाया है। बावन दास के माध्यम से कांग्रेस समर्थक किस तरीके से गांधीवादी मूल्यों का हनन कर रहे हैं उसको दिखाया गया है। डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से कम्युनिस्ट सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी को दिखाया गया, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को दिखाया गया है। विश्वनाथ प्रसाद के माध्यम से सामंतवादी व्यवस्था किस तरीके से हावी है उसको दिखाया गया है। जोतकी काका के माध्यम से ब्राह्मणवादी या वर्ण व्यवस्था को दिखाया गया है। और रामदास हो गया या जैसे महंत सेवाराम हो गए या सेवाराम लक्ष्मी हो गई, इन सब के माध्यम से गांव में धार्मिक स्तर पर किस तरीके से धार्मिक आडंबर लेकर के किस तरीके से शोषण किया जाता है उनको सबको दिखाया गया है। तो वो इस तरीके से कुछ उपन्यास में किसी एक गांव विशेष को आधार बना करके पूरे भारत की स्थिति को दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है। अब
मैला आंचल के बारे में जो कंटेंट है वो मैंने अंडरलाइन कर दिया है और इसकी पीडीएफ आपको भेज दिया है, लेकिन ये वाला कंटेंट और इसके कुछ क्वेश्चंस करवा के फिर कल उपन्यास हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जो क्वेश्चन आपको दिया है अभी लिखने के लिए गोदान के, तो उन क्वेश्चनों को लिखना है और वो मुझे भेज देना आप लोग। बाकी ये मैला आंचल कल कंप्लीट करके फिर हमारा उपन्यास कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नाटक परसों से देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा किसी का कुछ क्वेश्चन हो आज के सेशन में तो वो आप पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन, एक डाउट ये रह गया था कि जैसे कि फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है कि जो बावन दास है उनकी मृत्यु के बाद उनका कुछ पीर जैसा कुछ बना के और उसका, चथरिया पीर, हाँ। तो सर उनका ये चीज इसमें रेणु क्या दिखाना चाहते हैं कि ये गांव ग्रामीण एरिया में जैसे कि बहुत सारे भगवान या देवी देवता का मान्यता ऐसे ही बन जाता है, ऐसा कुछ अंधविश्वास दिखाना चाहते हैं या फिर कुछ और? हाँ, अंधविश्वास की ओर ही इशारा करना चाहते हैं कि मतलब रेणु वहाँ जब उपन्यास पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट रूप से उस दृश्य को बहुत लंबा चौड़ा करके उन्होंने लिखा है कि बावन दास की जहाँ पर मृत्यु हो रही है तो वहां पर बावन दास के जो कपड़े हैं उनको चूंकि पेड़ पर टांग, उनके बैग को पेड़ पे टांग दिया गया है। और तो गांव के लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी पीर का स्थान है, तो वो अंधविश्वास की ओर ही इशारा करता है। बाकी चूंकि बामन दास जो हैं वो गांधीवादी मूल्यों से का समर्थन करते हैं, तो गांधीवादी मूल्यों का समर्थन करने की वजह से आ, रेणु कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि गांधीवादी मूल्य जो हैं वो हमेशा जीवंत रहते हैं किसी न किसी रूप में। लोग मतलब उनको एक भले ही उनकी त्रासद मृत्यु दिखाते हैं, लेकिन उनको इस तरीके से ऐसा छोड़ते नहीं है, उनका कुछ धार्मिक स्थान बना करके एक मोड़ देते हैं कि हाँ अभी भी मतलब पीर के रूप में मौजूद है, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। और सर एक लेकिन बालदेव का जो एक कैरेक्टर है वो जैसे कि आपने बताया कि वो गांधीवादी मूल्यों का झूठा पात्र है ऐसा कुछ, तो वो क्यों हम उनको झूठा कह रहे हैं? इसलिए कि मतलब उनको पता नहीं है गांधीवादी मूल्यों का अच्छे से और वो बस थोड़ा बहुत जानकारी लेकर और तुरंत उसको अपना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे या ऐसा कुछ, क्यों मतलब बिल्कुल उनको झूठा कहा गया है? उन एक्चुअली क्या है कि गांधीवादी मूल्यों के बारे में अक्सर ऐसा बोला जाता है कि गांधीवादी मूल्य जो हैं वो उच्च उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा मतलब स्वाधीनता संग्राम को ही यहाँ तक कि उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित माना जाता है। ये गांधीवादी मूल्यों को भी ऐसा माना जाता है कि ये सब उच्च वर्ग के लोगों का एक अपना नियम कायदा कानून है, ऐसा कुछ बोलते हैं बहुत सारे समीक्षक। तो इसमें जो बालदेव के चरित्र के माध्यम से ऐसा दिखाया गया है कि ग्रामीण स्तर पर गांधीवादी सोच जो है वो बहुत टूटी बिखरी परंपरा के तौर पर पहुंची है, वो इतना सटीक तरीके से लोगों तक पहुंची ही नहीं है। तो रेणु यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि उसी का विखंडित रूप है बावन दास का चरित्र, मतलब इनका बालदेव का चरित्र उसी का विखंडित रूप है। और जिसमें कुछ भी बात होती है, कहीं पर कुछ झगड़ा लड़ाई भी, ऐसा कुछ सामान्य सी बातचीत होती है, तब भी बालदेव कहता है कि मतलब वो अनशन पर बैठ जाएगा सत्याग्राही के रूप में, इस तरीके की बात करता है। तो गांधीवादी मूल्यों का सही से ग्रामीण स्तर तक ना पहुंचना, एक विखंडित रूप में रहना, और लोगों का गांधीवादी मूल्यों के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वो ना होना, ये सब चीजें कुछ दिखाई गई है। ठीक है सर। और किसी का कुछ प्रश्न? हाँ नंदिता। प्रणाम सर, थैंक यू सो मच सर आज की क्लास के लिए। सर अभी हम लोगों का ये सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा हिंदी साहित्य का? थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्चुअली, इधर अभी कहीं इधर उधर जाना पड़ जाता है इसलिए क्लासेस, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ और जल्दी हो जाए कंटेंट। नाटक उपन्यास में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नाटक वगैरह जल्दी ही हो जाएगा, कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और जो आपको गोदान के जो 2 क्वेश्चन दिया है उस पर आंसर राइटिंग करके भेजना है।
और फिर उसके बाद धीरे-धीरे हम अपने क्लास करते रहेंगे और कोशिश करते हैं जल्दी हो जाए, ठीक है? तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं कल।